नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं. बेटा मी सुशांत तुमचा फिजिक्स टीचर स्वागत करतो भारताच्या अमेझिंग, डायनामिक, सगळ्यात मोठा आणि हार्ट एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर ज्याचं नाव आहे फिजिक्सवाला. राईट बेटा, अभियान 2.0 ह्या लेक्चर सिरीजमध्ये आपण आतापर्यंत बरेचसे चॅप्टर कव्हर केलेले आहेत आणि इसी एक सीरीज में हम एक और चैप्टर ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर का नाम सुनते ही सब लोग बोलते हैं भैया यार ये क्या चैप्टर है, ये तो बहुत ही हार्ड है, ऐसा है वैसा है. बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको यहां पे कुछ उसके बेसिक्स फंडे बताऊंगा जो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी काम में आएंगे और सीईटी में भी काम में आएंगे. अब देखो 11 का तो बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं, ठीक है. हमारे स्कूल में होता है बोर्ड आपका, यानी बोर्ड इन द सेंस स्कूल एग्जाम होती है, बट ठीक है उसमें हमको उतना ये नहीं करना है कि ज्यादा खुद का लोड बढ़ जाए. हमको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके ये क्लियर करना है कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे बोर्ड में और सीईटी में, ठीक है, कितना वेटेज लेके आता है या कितना इंपॉर्टेंस है. अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है. क्यों? क्योंकि इसी पे डिपेंड है आपका 12th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है वो, लेकिन पूरा भी नहीं है उसमें, ये बोलूंगा मैं. ठीक है, कुछ यहां पे कंसेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है जो आपको सामने भी काम में आएगा. बाकी कुलम्स लॉ ये वो तो बहुत ईजी चलता है, और बाकी के जो भी टॉपिक्स यहां पे है वो डायरेक्टली भी आपके 12th स्टैंडर्ड के क्लास में कवर हो जाएंगे. बराबर है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विथ. बोर्ड में तो आता नहीं, सीईटी में अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि 11th पार्ट से कितना आएगा तो 1 से 2 मार्क, यानी 2 भी नहीं बोलूंगा मैं, 1 बोलूंगा. ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इस पे उस पे एक हाथ मिल जाएगा जो 11 का कंटेंट है. हाँ, लेकिन इसी के कंसेप्ट यूज करके आपको 12th के भी जो क्या बोलेंगे सिलेबस है, जो 12th का सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, जो हम हमेशा देखते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे. इलेक्ट्रिक चार्जेस देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज है एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कुलम्स लॉ. ठीक है, फिर कुलम्स लॉ का स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म देखेंगे हम. ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको 12th में मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये अपने को आता है. उसके बाद ये वाला आपको एसएच ना बोर्ड में काम में आने वाला है और ना ही सीईटी पे ज्यादा काम में आने वाला है, बस उसका हम फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट देखेंगे क्या चीज है. इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से करना है, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, क्या होती है वो. गॉस लॉ भी अच्छे से करना, यानी मैं यहां पे आपको स्टार करवा देता हूं. ठीक है, वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप समझ लो इस पूरे चैप्टर में से अगर आपने ये भी कर लिया तो भी चल जाता है. ठीक है, उसके बाद कुलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है. बराबर, बाकी ये तो छोटी मोटी चीजें हैं रिगार्डिंग हमारे इस चैप्टर के. ठीक है, तो मैंने 4 टॉपिक आपको यहां पे टिक मार्क करवा के दिए हैं. उसको अगर आपने अच्छे से यही पे पढ़ लिए तो यही चीज आपकी खत्म हो जाती है. ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन से, है ना. इंट्रोडक्शन क्या बताऊं मैं आपको इंट्रोडक्शन में. देखो हमको ये पता है कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना. जैसे बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं. बराबर, अब फिजिकल क्वांटिटीज में जो आज तक हमने क्या क्या देखा है, तो हमने मोशन देखा है. ठीक है, हमने उसके बाद वेव्स देखा है, हमने एनर्जी देखा है, लाइट हम देखते हैं इसमें. ठीक है, उसी तरीके से चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो मैं यहां पे आपको लिखवा देता हूं व्हाट, कि इन फिजिक्स, है ना, ये मैं हर चैप्टर में लिखवा देता हूं आपको ऑलमोस्ट, है ना, जहां पे एक नई चीज शुरू होती है. तो इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट in physics we study about physical quantities. ओके, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी. ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं, चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. चार्ज इज
अब पी क्यू बोले तो क्या, फिजिकल क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म डेवलप किया है, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है ना, तो आप लिख दोगे पेपर में, ऐसा नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज पूरा लिखना है, ठीक है। तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सर कहां लिखे, स्कूल के पेपर में लिखो, बाकी सीईटी में तो लिखने की जरूरत नहीं। सो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बराबर। अब जो है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्ज की स्टडी हम रेस्ट पे करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना, एट रेस्ट, इसको बोलेंगे इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो सर अगर चार्ज मोशन में हो तो उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं उसके स्टडी को, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना, जिसमें हम करंट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। अब सर अगर चार्ज की स्टडी हमको रेस्ट में अगर इस चैप्टर में पढ़ना है तो हम एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में हम उसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे यहां पे, और पोटेंशियल के बारे में। अब पोटेंशियल ये जो चीज है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपको 11th स्टैंडर्ड में है। तो जब कभी भी हम स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के दो पहलू को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। पहला है काय, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आणि दुसरा आहे पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आणि पोटेंशियल एनर्जी। हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये बघणार आहोत आणि हे आपण 12th मध्ये बघणार आहोत, ठीक आहे। तर बोर्डच्या हिशोबाने आपल्याला याच्यामध्ये काही तेवढा विषय नाहीये, हे आरामात होऊन जाणार, ठीक आहे। आता चार्ज म्हणजे काय, है ना, एखादी जेव्हा आपण म्हणतो की बॉडी हे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे किंवा निगेटिव्ह चार्ज आहे, ते काय, किंवा इलेक्ट्रिक चार्जची जर मी गोष्ट केलं तर तुम्हाला माहिती आहे चार्ज दोन टाईपचे असतात, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, है ना, म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन हे आपल्याला दोन टाईपचे चार्जेस माहिती आहे। मग एखाद्या बॉडीमधून जर मी इलेक्ट्रॉन्स काढले तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और अगर मैंने किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज, है ना। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस में, एक सेकेंड मैं यहां पे लिख दूं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना होता है बेटा, टू टाइप्स, two types of charges with पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, दो टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। पॉजिटिव को फंडामेंटल अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, सॉरी प्रोटॉन बन जाता है, और निगेटिव की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब कोई भी बॉडी चार्ज कैसी होगी, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ अ बॉडी लूजेस, okay, electrons, then it will become positive body, okay, and if it gains electron, it becomes negative body। बात क्लियर है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, गेन करती है तो निगेटिव बन जाती है ना। ये ऐसे एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे कि एक चीज दूसरे चीज को रब करो तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है। कैसे, याद करो, थंड के दिन, है ना, म्हणजे हिवाळ्यामध्ये जेव्हा आपण ब्लँकेट ओढून झोपतो तर सकाळी उठल्यावर ब्लँकेट आणि आपल्या बॉडीमध्ये टच झालं तर असं स्पार्कची आवाज येते, चट चट अशी आवाज येत है, बरोबर है। तो वो क्या होता है, जब रात में हमारी बॉडी उस ब्लैंकेट के साथ जब रब होती है तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो एक बॉडी पॉजिटिव बन जाती है, दूसरी निगेटिव, और जब वो बॉडी कांटेक्ट में आता है वो पर्टिकुलर पार्ट थोड़ी देर के बाद, तो जो भी चार्जेस है वो जो इधर से उधर गए थे वो अपनी जगह आ जाते हैं, अंदर टू बॉडी विल बिकम व्हाट, न्यूट्रल, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर बॉडी लॉस करती है इलेक्ट्रॉन को तो वो बन जाती है पॉजिटिव, और गेन करती है तो वो बन जाती है निगेटिव। अब देखेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज।
कोई भी चार्ज हो, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या फिर कोई भी एक चार्ज बॉडी हो, कुछ वो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो करती है। वो क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है? पहला है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड लाइक सिंपल अलजेब्रा। बोलने का मतलब क्या है? एक बॉडी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मान लो मैंने निकाल दिया तो 2 प्रोटॉन इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर आप ये क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं बताता हूं आपको। मान लो मेरे पास 2 बॉडीज है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब अगर मान लो ये बॉडी, यानी कोई तो भी एलिमेंट है, कोई तो भी एक बॉडी है जिसमें मान लो है 100 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है तो क्या आ जाएगा? 100 आपका आ जाएगा प्रोटॉन, है ना। ई प्लस प्रोटॉन, ई माइनस इलेक्ट्रॉन। और इसके पास है मान लो 200 इलेक्ट्रॉन और 200 प्रोटॉन। अब ये बॉडी बेसिकली दोनों कैसी है? न्यूट्रल है, बराबर है, न्यूट्रल है। अब किसी भी वे से अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डाल दिए, है ना, इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से यहां डाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? चलो मान लो मैंने डाल दिए 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए यहां से यहां। तो अभी यहां से 10 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो अब कैसे होगा? देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? यहां पे 90 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और प्रोटॉन तो खैर उतने ही हैं, कितने? 100 प्रोटॉन है। अब देखो 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन को बैलेंस करेंगे तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन बच जाएंगे। अब 10 प्रोटॉन यहां पे एक्सेस है तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ में आ गया? और इसका अपोजिट यहां क्या हो रहा है? 10 इधर आ गए तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 210 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 200। 200 प्रोटॉन 200 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे तो बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये जो बॉडी है ये बन जाती है निगेटिव बॉडी, है ना। समझ में आ रहा है? तो आप देखो मैं क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड किया, तो दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आप चार्ज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक सिंपल अलजेब्रा। अलजेब्रा बोले तो क्या? 1+1 2+1 जो भी होता है वो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड लाइक सिंपल अलजेब्रा। है ना। ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, लाइक सिंपल अलजेब्रा। ये हो गया पहला। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्या? जो सबसे छोटा चार्ज है वो होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं यहां पे लिख दूं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, वो कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है आपको पता है? दैट इज ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। कुलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। इतना है, यानी इससे छोटा आपको चार्ज नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मिलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल ही मिलेगा। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि बॉडी जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या तो लूज करेगी, और अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बनेगी, बराबर है। लेकिन जो भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा वो मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन उधर गए होंगे तो ये चार्ज को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो उतना वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इधर उतना ही कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। आई होप दिस इज क्लियर, बराबर। सो द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एनी बॉडी will have charge
इक्वल्स व्हाट, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी सीधी सी बात है, अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज क्यू है तो वो कितना होगा, n इंटू ई, वेर n इज व्हाट, अ नंबर, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि निगेटिव नंबर तो अपन नहीं लेंगे ना। मैं बोलूंगा कि -1 वहां पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं। इट विल बी लाइक 0 टू जो भी है अप टू इन्फिनिटी पकड़ के चलो आप, है ना। कि अगर किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है तो n 0 हो जाएगा, बराबर है। और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 चार्ज उसके ऊपर आएगा। हाँ, बस हमको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव रहेगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैंने आपको मैग्नीट्यूड में बताया। अगर मैं माइनस की बात करूं, क्योंकि चार्ज माइनस भी होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब दैट इज सॉर्टेड। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सामने चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सेम, चार्ज कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे हम एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं, चार्ज कैन ओके, चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, है ना। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी चार्ज है वो कांस्टेंट रहेंगे। उन हम नए चार्ज नहीं बना सकते और ना ही नए उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सो चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, द टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल चार्ज, है ना, मैंने सीधा यूनिवर्स बोल दिया। द टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स always remains constant, always remains constant। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल है, जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं वो वही है, बराबर। अब दो चार्ज के बीच का फोर्स। अब आपको पता है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो सीधी सी बात है, फोर्स बिटवीन द ये चार्ज होता है। अब कितना फोर्स होगा उसके लिए हमको कोलम्स लॉ होता है। तो मैं यहां पे सिंपली दो स्टेटमेंट लिख देता हूं, व्हाट, दो क्या एक ही में खत्म हो जाएगा, कि लाइक चार्जेस जो है, लाइक चार्जेस will attract each other, okay, and unlike charges, अरे उल्टा लिख दिया, like charges will repel each other, sorry, yeah, like charges will repel each other and unlike charges will attract each other। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। ठीक है,
ऐसे लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये हो गया प्लस प्लस, ठीक है। इधर सामने लिख देता हूँ मैं प्लस माइनस, और सामने कर देता हूँ मैं माइनस माइनस, ठीक है, थोड़ा सा। सो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, सॉरी, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज रिपेल, ठीक है। ये भी, सॉरी, ये है अट्रैक्ट, और ये है रिपेल, ठीक है। अब चलेंगे हम कूलम्स लॉ पे। अब कूलम्स लॉ ये ऐसा लॉ है जो आपको बताएगा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कितना रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। एक सेकेंड, चलो तो देखते बेटा कूलम्स लॉ की। हमको अगर मान लो दो चार्जेस के बीच में अगर हमको फोर्स देखना है, बराबर है कि कितना है, तो उस केस में हम कौन सा लॉ यूज करते हैं बेटा, कूलम्स लॉ हम यूज करते हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं बेटा, है ना, कि दो चार्ज के बीच का जो भी फोर्स होता है ना, वो चार्ज से कैसे प्रोपोर्शनल होता है और उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस से कैसे प्रोपोर्शनल होता है, ये चीजें वो हमको बताते हैं, है ना। तो कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म दो केस में दिया है, मैं आपको बताता हूं वहां पे, ठीक है। यहां पे एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं इतनी लिख दूंगा, क्या, इट गिव्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। अब ये दो फॉर्म में हमको मिलता है, एक स्केलर और वेक्टर। स्केलर यानी क्या, जिसमें हम डायरेक्शन का यूज नहीं करते, वेक्टर में हम डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो स्केलर फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, कंसेप्ट तो एक ही है, कुछ अलग है नहीं, है ना। तो कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो दो भी चार्ज, जो जो दोनों चार्जेस है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज करो R, है ना। मैंने यहां पे लिख दिया Q1 और ये लिख दिया मैंने Q2। अब देखो मैंने माइनस नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, प्लस Q1 और दिस इज प्लस Q2। तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा, अब डेफिनेटली लाइक चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक प्लस लेता एक माइनस लेता तो अट्रैक्शन होता, बराबर है। तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा वो बताते हैं, ठीक है, कौन, कूलम्स बताते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन को, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो भी वैल्यू मिलेगी उसको वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जितना दूर जाएंगे उतना कम उन दोनों के बीच में फोर्स होगा। इसको समअप करके, इन दोनों को समअप करके हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि जो भी फोर्स है ना, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R स्क्वायर, है ना। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं वहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूं तो मुझे F का फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट, ओके, और उसका वैल्यू होता है K का 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। अब इसमें यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, पर कूलम स्क्वायर, बराबर। ये कैसे निकाले सर, देखो आर का मीटर स्क्वायर होता है, ये इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये डिवाइड में आएगा तो कूलम स्क्वायर। यूजुअली इस के का जो वैल्यू होता है ना, इन एक्सप्रेशन वो होता है 1/4πε0, है ना। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो मैं सीधा पूरा फॉर्मूला ही करेक्ट कर देता हूं, दैट इज ε0 k, है ना, वेयर k इज द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आता याचं सिंपल मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं झालं तर आपण कसं लक्षात ठेवायचं ε0ला, की एखादी मीडियम किती आपल्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करू देते त्याच्यावर डिपेंड असते हे तुमचं ε0, है ना। यानी वॉटर
अलग फील्ड अपने अंदर रखने की इजाजत देगा, एयर अलग से देगा, है ना। कोई केरोसिन होगा तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे बनाने में कुछ अलग से परमिशन देगा, यानी ज्यादा देगा कम देगा, ये सारी चीजें। तो सिंपल में आप ये ध्यान में रखना, एप्सिलॉन नॉट जो है ना, दिस इज व्हाट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड के इज व्हाट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर एप्सिलॉन नॉट को के से मल्टीप्लाई कर दे हम, तो परमिटिविटी आपको दूसरे मीडियम की मिलेगी, यानी फ्री स्पेस के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर वाटर का कर दोगे तो फिर आपको वाटर का परमिटिविटी मिलेगा। तो बेसिकली एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाता है, मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट के। तो ये जितने भी मैंने यहां पे आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, है ना, दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, यानी दिस इज द कूलम्स लॉ एंड दिस इज फॉर्मूला इनसाइड दैट फॉर्मूला। तो स्केलर फॉर्म में क्या बोलता है, देखो जो मैंने पढ़ाया वही है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन दो चार्ज के बीच में जो रेस्ट में है वो प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and inversely proportional to the square of the distance between them, and the force acts along the line joining the two charges। यानी ये देखो, ये जो दो चार्ज को लाइन जो है वो ज्वाइंट होगी, है ना, इसके ही अलोंग फोर्स एक्ट होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इसके वजह से इसके ऊपर इधर फोर्स एक्ट होगा, इसके वजह से इसके ऊपर दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी के लाइन में फोर्स एक्ट होगा, चाहे वो फिर रिपल्सिव हो चाहे फिर वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो। आई होप दिस इज क्लियर, बराबर। तो दैट इज व्हाट योर कूलम्स लॉ एंड इट्स स्केलर फॉर्म। अभी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये तो मैंने अभी अभी उसी में क्लियर किया, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना फॉर्मूले में दिया है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वो ध्यान में रखो, के का वैल्यू ध्यान में रखो। हमेशा आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और अगर पड़ती भी है तो आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के कर सकते हो, है ना, दैट इज 9 × 10⁹ और जो दूसरा के मैंने वहां पे लिखा है दैट इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। कंफ्यूज मत होना बेटा, ये के यानी क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब एक सेकंड में एक काम कर देता हूं, यहां से के हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, है ना, वेयर के इज, मैं ऐसा लिख देता हूं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। और ये के का वैल्यू 9 × 10⁹ तो ये अलग है बेटा, ये जो के है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का। ये थोड़ा सा आप सॉर्ट रखना, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्स लॉ। एक यूनिट चार्ज का डेफिनेशन कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या दोगे, देखो 1 coulomb is the amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in the vacuum experience a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ये देखो, ये ऐसे दो चार्जेस है, मान लो मैंने यहां पे भी एक कूलम रख दिया, यहां पे भी एक कूलम रख दिया। अब डेफिनेटली ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो भी फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू के। Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 1, तो 1 × 1 1 वैसे रख देता हूं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उन्होंने 1 मीटर लिया है, बराबर है। तो ये डिवाइडेड बाय, यानी ये ऐसा लिख देता हूं मैं 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू क्या बन जाता है, के यानी कितना, 9 × 10⁹। तो अगर दो चार्ज को, ठीक है, अगर दो चार्ज को मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखता हूं, या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा स्ट्रेट अवे, ठीक है, तो इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। और भैया बहुत बड़ा फोर्स है वो, छोटा फोर्स नहीं है, बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है, चलेगा। फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन की बात करेंगे। तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, जो भी फोर्स एक्ट होता है ना, मैं यहां पे बता दूं आपको, जो भी फोर्स एक्ट होता है दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2, अब Q1 Q2 तो स्केलर ही रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब ये आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है डिस्प्ले दोनों के बीच का, इनटू मैं लिख दूं आर ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो आपको R12 ये सारी चीजें आपको समझ में आती है, मैं आपको इसी डायग्राम को शॉर्ट में और इजी में बता देता हूं। देखो अगर ये ऐसे दो चार्जेस है, ठीक है, ये है Q1 और ये है Q2, बराबर, और ये है सपोज करो आपका R, तो R
ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन पकड़े, तो आर का डिस्टेंस क्या होगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। मैं पकड़ लेता हूं Q1 से लेके Q2 तक। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर। तो जो भी मेरा फोर्स होगा एफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, मैं आर का यूनिट वेक्टर लिख देता हूं। मैं यूनिट वेक्टर यानी क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ योर व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू और दैट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस केस में अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि Q1 के ऊपर या कितना फोर्स Q2 एक्सर्ट कर रहा है, तो कितना एक्सर्ट करेगा, इतना ही करेगा, लेकिन जो फोर्स रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा आर के। यानी अगर देखो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दोगे। देखो, ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करा रहा है, ये इसके ऊपर सेम फोर्स एक्ट करा रहा है, वो भी इसके ऊपर सेम फोर्स एक्ट करा रहा है। यानी अगर ये इसके ऊपर 10 करा रहा है तो ये इसके ऊपर 10 करा रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। ये इसके ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करा रहा है, ये इसके ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करा रहा है। तो अगर मान लो आपने ये R12 वेक्टर ले लिया 2 मिनट के लिए, यानी ये 1 से 2 डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो ये इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है वो निगेटिव में आएगा। अब सर ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं है ना। चलो ये तो मैं इसको ऐसा लिख देता 2 मिनट के लिए फोर्स। अब देखो मैं नीचे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब ये आर की जगह मैं लिख सकता हूं R12 का स्क्वायर, है ना, क्यों, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस यही है। अब R12 का जो यूनिट वेक्टर है मैं उसको ऐसा लिखता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये R12 की डायरेक्शन और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये भी एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे माइनस नहीं लगा है। लेकिन अगर मैं अभी ऐसा लिखता हूं कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज, उस केस में फॉर्मूला यही रहेगा, बस ये माइनस करना पड़ेगा मेरे को, या फिर आप R21 यूनिट वेक्टर लिखोगे वहां पे, बस ऐसा कर सकते हो, नथिंग एल्स। सो दिस इज व्हाट योर वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। फाइन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये बड़ा इजी है, कुछ नहीं है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे चार्जेस है, कितने, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग चार्जेस है, और इन चार्जेस के वजह से मान लो ये एक चार्ज है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो क्या करूंगा, सब चार्जेस की वजह से उसके ऊपर जो जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं सेंटर वाले चार्जेस पे सबको देखूंगा और उसको वेक्टर एडिशन से ऐड कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो आप देख सकते हो कि Q2 Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो ये 1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो ये देखो ये इधर की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इधर की डायरेक्शन में है, ये इधर की डायरेक्शन में है, ये इधर की डायरेक्शन में है। अगर मान लो सभी चार्जेस सेम है तो सबका रिजल्टेंट आपको मिलेगा ये डायरेक्शन में, अगर सब चार्जेस सेम है तो, अदरवाइज आपको वहां पे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर interacting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by the individual charges. That's it. अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, जब कोई भी एक चार्ज एक जगह मौजूद होता है तो वो अपने आजू बाजू जो है एक अपनी फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें दूसरा चार्ज आने के बाद उसके ऊपर फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर मान लो ये एक प्लस क्यू चार्ज है और उसके आजू बाजू जो है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, उसके आजू बाजू जो है उसने अपनी फील्ड बना दी कुछ इस तरीके से, बराबर। अब जब कोई दूसरा चार्ज यानी प्लस स्मॉल क्यू अगर यहां पे है तो उसके ऊपर इसके वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ये यहां से आके ये पॉइंट पे आता है तो इसके ऊपर अभी फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो फील्ड के बाहर था, अभी वो फील्ड के अंदर है, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, देखो, इट इज डिफाइंड एज force acting on unit charge, force acting on unit charge
ओके, व्हेन प्लेस्ड नियर द सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज क्या है सर? देखो, जिस चार्ज की हम फील्ड देखने वाले हैं या फिर जिस चार्ज की हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। इस केस में क्यू क्या है? सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? इसकी स्टडी करने के लिए हम एक दूसरा छोटा सा चार्ज यूज करेंगे, उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। यूजुअली सोर्स चार्ज बड़ा होता है, टेस्ट चार्ज छोटा होता है। सो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। अब देखो, हमको पता है एफ का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। अब एक Q1 सोर्स लेंगे, Q2 क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज लेंगे। तो यही फॉर्मूला को मैं इस केस में क्या लिख सकता हूं? F इज इक्वस टू के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट? द आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है दैट इज व्हाट योर आर। क्लियर है? अब F डिवाइडेड बाय मैं Q कर लेता हूं, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज F बाई Q इज इक्वल टू कितना आ रहा है? K Q अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? योर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नथिंग बट व्हाट? F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला के Q अपॉन आर स्क्वायर आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर बोल सकते हो, बराबर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है, इट इज एरिया सराउंडिंग अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कंसेप्ट और उसके बाद का जो मैंने लाइन बोली थी, दैट इज योर फॉर्मूला। देखो, एरिया आजू बाजू का किसका? सोर्स चार्ज का, जहां पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। वो क्या हो जाएगी? उसकी फील्ड। अब कितना फील्ड है ये मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल मीडियम। अभी मटेरियल मीडियम में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, बराबर। तो बस वही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, ठीक है, E इज इक्वल टू के क्यू। ओके, अब के के की जगह मैं सीधा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। सॉरी, ठीक है। ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ठीक है। और के मीडियम के हिसाब से चेंज होते रहेगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन ए मटेरियल मीडियम। आप देख सकते हो दोनों जो है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। यहां पे देखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहां देखो फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों का जो भी आपका ग्राफ बनता है वो सेम बनता है, यानी डिस्टेंस के हिसाब से। देखो, ये E अपॉन एफ है ना, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है? Q होता है। तो E अपॉन एफ दे दिया है आपको, ठीक है, और ये दे दिया है आपको R, ठीक है। सॉरी, E अपॉन एफ नहीं है, वेरी सॉरी, दैट इज E और F है, वो E अपॉन नहीं, E और F है, क्योंकि यहां पे दोनों ग्राफ एक ही दिया गया है, बराबर। सो दैट इज व्हाट? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और द फोर्स, एंड दैट इज व्हाट? योर डिस्टेंस R। तो R के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू सी द टू टाइप्स ऑफ फील्ड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर मान लो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हर जगह सेम है, सो दैट इज व्हाट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट। एंड एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? दो प्लेट के बीच में। यानी अगर मैंने ये एक प्लेट लिया, ये दूसरी प्लेट ली, इसको मैंने प्लस चार्ज कर दिया, इसको मैंने माइनस चार्ज कर दिया, तो जो भी यहाँ से फील्ड रहेगी वो प्लस से किधर रहेगी? माइनस रहेगी, है ना। तो हर जगह जो फील्ड है वो कैसे मिलेगी मुझे? सेम। इन द सेम वे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख देता हूं, तो उससे मैं जितना दूर जाऊंगा उतनी फील्ड कम होते जाएगी, उससे मैं जितना पास आऊंगा उतनी फील्ड वो बढ़ते रहेगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप ये पढ़ लेना, नॉट एन इश्यू। फिर चलेंगे प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूजुअली क्या होता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं?
तो मान लो अगर मैंने दो प्लेट ले ली है, एक ये प्लस ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने माइनस, बराबर, और जो भी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो वो कितना है V। समझ में आ रहा है, बराबर। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मुझे यहां पे देखना है। सो E इज इक्वल टू होता है बेटा V अपॉन D, बराबर है। दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, और ये फॉर्मूला आपको 12th में भी काम में आता है। तो इसलिए अगर मान लो मैंने दो प्लेट लिए, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है पोटेंशियल वो अगर V है, और D क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, सो E इज इक्वल टू V अपॉन D इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डिस्टेंस दिया है, V दिया है, तो E निकाल सकते हो। इसको आप 12th में कुछ ऐसा पढ़ोगे, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, है ना। इट इज व्हाट, निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। dV बाई dx क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। छोड़ दो अभी, आप उतना मत ध्यान में लो ये सारी चीजें, आप बस E इज इक्वल टू V अपॉन डी भी ध्यान में रखते हो तो भी वेल इनफ है। सामने चलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने वाली जो लाइंस है उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। यानी अगर मैं बोल दूंगा कि यार ये मेरे हाथों के ऊपर बहुत सारे चार्जेस है, ओके, और इस चार्जेस के वजह से आजू बाजू जो क्या बोलेंगे हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं कैसे डिनोट करूंगा। आपने बचपन में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बता सकते हैं, है ना। ये देखो, an electric lines of force is an imaginary curve drawn in such a way that the tangent at any point tangent at any given point on this curve gives the direction of the electric field at that point। अब अगर मान लो ये जो कर्व दिख रही है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे कितना, यानी कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और जो भी टेंजेंट की डायरेक्शन रहेगी वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी। यहां पे देखो, अगर बी पॉइंट पे पूछता हूं तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सी पॉइंट पे अगर पूछता हूं तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनता है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जो चीज है, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या है वो, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है ना, दर्शाती है। लेकिन कैसे दर्शाती है, वो कुछ ऐसे दर्शाती है कि जहां पे भी मैं उसको टेंजेंट बनाता हूं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं तो मुझे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, लाइक दिस। अब देखो, इफ अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will be acted upon by a force at every point in the field and will move along a path, and the path along which the unit positive charge moves is called what, a line of force। अब प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। अब ये देखो, प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बाहर ही क्यों बनाए हैं हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस हो माइनस हो, उसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो उसके आजू बाजू एक टेस्ट चार्ज लगाते हैं, और हमेशा याद रखना टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब मैं इस चार्ज के पास ये टेस्ट चार्ज रख देता हूं तो क्या होगा, इट विल गो रेडियली आउटवर्ड, बराबर। यहां पे रख देता हूं तो इट विल ऑल्सो गो रेडियली आउटवर्ड, और इसीलिए प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड, यानी प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। इन द सेम वे माइनस चार्ज के आजू बाजू अगर आपने प्लस चार्ज रख दिया है ना, तो वो क्या होगा, चार्ज के अंदर, चार्ज के तरफ आ जाएगा, बराबर है। तो सीधी सी बात है, इसलिए इट इज रेडियली इनवर्ड, है ना। उसी तरीके से आप देख सकते हो, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है ना, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हो अगर ये दोनों चार्ज कैसे है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो सॉरी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस वो कुछ ऐसी मिलेगी। अब अगर मुझे देखना है यहाँ पे कितना, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट बना दूंगा ये डायरेक्शन में, यहाँ पे ये डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये डायरेक्शन में है, लाइक दिस। अगर प्लस प्लस माइनस माइनस लगते हो तो ये पैटर्न मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। ठीक है, फ्लक्स तो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज एंड एंड्स ऑन निगेटिवली चार्ज। अब ऐसा क्यों, मैंने अभी अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, निगेटिव चार्ज के तरफ आती है, तो इस तरीके से होती है फील्ड लाइंस।
रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स व्हाट, योर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो दिया है, द लाइन ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, है ना, नीदर इंटरसेक्ट, कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर वो होगी तो इसका मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन है। कैसे? देखो सर, अगर मान लो ये ऐसा किया और ऐसे दो लाइन मीट कर दिए और मैंने पूछा कि यहां पे डायरेक्शन कैसी है, तो आप इसको टेंजेंट बनाओगे या इसको टेंजेंट बनाओगे? दैट विल बी कंफ्यूजन। इसलिए एक पॉइंट पे हमेशा ध्यान में रखना, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इसलिए दे विल नेवर इंटरसेक्ट। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। अगर कंडक्टर से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, तरफ आ रही है, तो वो नॉर्मली होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्पेरिकल कंडक्टर है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी निकलेगी? परपेंडिकुलर, ऐसी नहीं निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द निकलेगी। ठीक है। उसके बाद द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट दे पास थ्रू द इंसुलेटर्स। कंडक्टर में आएगी और कंडक्टर से जाएगी तो सरफेस से आएगी या जाएगी, उसके थ्रू नहीं आएगी। देखो क्या बोल रहा है, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होगा लेकिन इंसुलेटर के पास थ्रू होगा, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। Magnitude of the electric field intensity is proportional to the number of lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. अब यहां पे आप देखो, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा दिख रही है। अगर मैं इतना छोटा सा एरिया ले लूं तो यहां से 3 कट रहा है, लेकिन यही एरिया अगर मान लो यहां लो तो वहां से एक ही लाइन कट हो रही है। तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है ना, वहां पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी? ज्यादा। और जहां पे क्राउडेड नहीं है ना, वहां पे होगी मैग्नेटिक फील्ड कम। ओके, आर क्राउडेड इन द रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये दोनों एक ही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द रीजन ऑफ वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज स्मॉल। द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वली स्पेस्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी अभी हमने देखा, ये देखो, ये क्या थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसी है बेटा? पैरेलल है ना, एक दूसरे को, बराबर। तो जहां पे भी पैरेलल रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, जहां पे भी नॉन पैरेलल रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट योर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैं सीधा यहां पे डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through given area is called as electric flux through that area. है ना, एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है उतनी ही वहां से फ्लक्स होती है ना। इसका यूनिट होता है वेबर और इसका जो सिंबल होता है वो होता है फाई। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यूनिट इज व्हाट? वेबर। ठीक है, अब देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैंने एरिया रख दिया जिसका जो एरिया है वो है ए। अब अगर मान लो ये एरिया, अब वैसे दिख रहा है तुमको परपेंडिकुलर ही है फील्ड लाइंस को, लेकिन समझ लो एरिया का जो भी डायरेक्शन होता है वो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। लेट मी क्लियर दिस। अगर मान लो मेरे पास एक कोई भी ऐसा एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना मोबाइल ले लिया, ठीक है,
बराबर। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना। तो ये जैसा सरफेस टिल्ट होगा वैसे ये एरिया भी क्या होगा, टिल्ट होगा। तो नॉर्मली ये नहीं होता कि जो भी अपना एरिया है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर रहे, वो कुछ एंगल भी बना सकता है। तो उस केस में ई और एस में कितना एंगल मैंने ले लिया, थीटा। वो थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपने एरिया वेक्टर ऐसा लिया, इसको पलटा दो, ये डायरेक्शन में एरिया वेक्टर करा दो तो 180 हो जाता है। तो उस केस में जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ई ए कॉस थीटा, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, योर फ्लक्स। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलेंगे गॉस लॉ। नॉर्मली क्या होता है बेटा कि जब भी हम कोई भी चार्ज के आजू बाजू की फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो इजी होता है, क्योंकि वो एक ही चार्ज हम पकड़ते हैं, एक पॉइंट चार्ज पकड़ते हैं, उस जगह वो चार्ज पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है बेटा कि एक, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ऐसा सरफेस ले लिया स्पेरिकल, और उसके ऊपर जो है हमने क्या कर दिया, ऐसा चार्ज डिपॉजिट कर दिया, और ये टोटल चार्ज है मान लो 10 कूलम, और मुझे निकालना है यहां से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं कैसे निकालूंगा? अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता सभी चार्ज को यहां से कितना डिस्टेंस है, फिर कितना उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, सबका एडिशन करूं, हर बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस है। उस केस में हम गॉस लॉ यूज करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, पॉइंट चार्जेस नहीं, पॉइंट चार्जेस की बात करूंगा तो कुलम्स लॉ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, मैं यूज करूंगा गॉस लॉ। क्या यूज करूंगा बच्चा लोग, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या बोलता है, देखो गॉस लॉ बोलता है, इट सेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the enclosed surface electric flux through the enclosed surface is equals charge enclosed by that surface। ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर वो फ्री स्पेस में है तो। बोलने का मतलब जो F होगा वो कितना होगा, क्यू नेट, क्यू नेट बोले तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट योर गॉस लॉ, है ना। इसको कैसे बताऊं मैं, देखो अगर मान लो ये एक एनक्लोज सरफेस है जिसपे मैंने चार्ज रख दिया है प्लस क्यू, है ना। ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे प्लस क्यू, अच्छा माइनस क्यू दिख रहा है ना, प्लस क्यू नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देता, देखो ये है मान लो आपका प्लस क्यू, बराबर। अब ये प्लस क्यू जो है वो इसके अंदर इनक्लोज है, तो यहां से फ्लक्स कितना निकालेगा, कितना निकलेगा फ्लक्स, पाई इज इक्वल्स ये जो भी क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम फॉर दैट ऑल्सो, बस फर्क ये रहेगा कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो यहां से बाहर निकलेगी और वहां पे अंदर आएगी, क्योंकि वो माइनस है और ये प्लस है। सेम उसी की तरह अगर मान लो चार्ज है ना, एक सेकेंड, ठीक है चलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो चार्ज सरफेस से बाहर होगा तो लाइंस अंदर भी आएगी और बाहर भी जाएगी। तो उस केस में जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस विल बी जीरो, क्योंकि जितने अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दो चार्ज, ये देखो एक और ये दूसरा, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी, यानी
एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 1 कूलम होगा तो वो भी 1 कूलम, ये 2 कूलम होगा तो वो भी 2 कूलम। यूजुअली हम ये कूलम बोलते हैं, लेकिन इतना बड़ा चार्ज नहीं होता। 1 कूलम यानी बहुत बड़ा चार्ज होता है। हम यूजुअली चार्ज को माइक्रो कूलम्स में लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उसको मैंने कितना पकड़ लिया, ट्वाइस एल, तो ये बन जाता है एक डाइपोल। Two charges of equal magnitude but opposite in direction separated by a distance twice L is called as what? Electric dipole. देखो, a pair of equal and opposite charges separated by a finite distance is called an electric dipole. Fine. अब एक्सियल लाइन क्या होती है? देखो, लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइपोल एक्सिस, या फिर इसी को बोलेंगे हम क्या? एक्सियल लाइन, है ना। जो भी लाइन वहां से पास होती है, जैसे एक्स वाई जो है वो एक्सियल लाइन है। इक्वेटर क्या होगा? एक्सिस को परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास होगा, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, बराबर। और यहां पे एक चीज होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, P इज इक्वल टू होता है ट्वाइस Q इंटू एल, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इतना ध्यान में रखना कि ये एक चीज है जो डाइपोल से रिलेटेड है। अब देखो, मैं आपको ये बताऊं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पहले ले लिया है 12th का, है ना। एकलव्य 2.0 में तो पहले ही हो गया, तो मुझे तो लगता नहीं कि आप ये देखोगे भी, है ना, क्योंकि बोर्ड के लिए सीरीज चल रही है अपनी, बराबर है। तो जितना बोर्ड के लिए चाहिए मैंने तो वहां पे पूरा अच्छे से पढ़ा दिया, तो ये तो पूरा रिपीट हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सामने चलेंगे, कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना कपल एक्ट होता है ना। तो कपल, या फिर मैं यहां पे टॉर्क बना दूं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? P क्रॉस E वेक्टर। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? P E साइन थीटा। ये भी आप चीज थोड़ी सी ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो, यहां पे हमको डेरिवेशन या फिर उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब एक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो डाइपोल के ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होगा। कैसे? देखो, ये प्लस है ना। ई इस डायरेक्शन में है, तो बोलने का मतलब इस डायरेक्शन में प्लस होता है और इधर हो जाता है माइनस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इधर से इधर है, प्लस से माइनस। अब ये देखो, प्लस के ऊपर ये माइनस अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, और माइनस के ऊपर ये, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर उल्टा कर देते हैं तो उल्टा होगा, ठीक है। यहां पे देखो क्यू ई दिया है, एंड दिस इज व्हाट? माइनस क्यू ई दिया गया है ना। सो दैट इज व्हाट? द फोर्स एक्टिंग और द कपल। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इट विल फॉर्म व्हाट? योर कपल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मान लो ऐसा मेरे पास डाइपोल है ना, तो इसके वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमको ये बताना है। अगर डिस्टेंस उसके सेंटर से लेंगे r, तो दिस इज सपोज से प्लस q, दिस इज सपोज के माइनस q, एंड सपोज दिस इज द पॉइंट p एट विच यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, है ना। E इज इक्वल टू क्या है? 1 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। आप यहां पे देख सकते हो, P यानी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। मैं यहां पे लिख दूं वेयर P इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस QL, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड R इज व्हाट? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिंगल चार्ज कितना था? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। जस्ट रिमेंबर दिस। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, हमने अभी तक पॉइंट चार्जेस देखा कि भैया यहां पे इतना 1 कूलम है, यहां पे 2 कूलम है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या? हम क्या करेंगे? लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से। आप दिख रहा है यहाँ पे लेंथ वाइज क्या हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पे हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट।
तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं, जो भी रहेगा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी जितना भी चार्ज रहेगा डिपॉजिट ऑन दैट लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। मैं यहां पे लिख दूं चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, इज व्हाट, योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इन द सेम वे चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया is nothing but what, your linear charge density. So linear charge density is equals to क्या आएगा, Q by A. In the same way charge per unit volume is nothing but volume charge density, है ना, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट्स इट। तो आप ये ध्यान में रखना कि लेंथ के हिसाब से डेंसिटी दी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्बडा होता है ना। और ये हमने देखा भी है एकलव्य सीरीज में, जब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखे तो देखा है ना, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पार्ट तो हमने वहीं पे कवर किया है। ये तो बस समझ लो आपकी रिवीजन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। सो आई होप, अगर मान लो आपने वो नहीं देखा है, ये पहली बार कर रहे हो, तो डेफिनेटली यही चीज आपको वहीं पे मिलेगी। बट स्टिल दिस इज आवर सीरीज। हो सकता है कोई 11 का बच्चा हो जो यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, और डेफिनेटली 11 का ही बच्चा देखेगा, बट स्टिल 12 के भी देखते हैं तो नॉट एन इशू, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग्स आर ऑल क्लियर, ऑल थिंग इज इन योर माइंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय माय स्वीट लिटिल बच्चा।